Good morning, students. Today I am going to start the chapter An Alien Hand. This is the last chapter of your book Supplementary. This is actually a fiction story. Fiction means totally imagination, nothing is true. ठीक है, ये जो ऑथर है वो इमेजिन कर रहा है एक फैमिली है, वो कहीं पर रहती है, अभी एक्सप्लेन करूँगी. एंड आई रिक्वेस्ट ईच वन टू मेक पिक्चर इन योर माइंड वॉट एवर आई एक्सप्लेन इन द स्टोरी. जो कुछ भी मैं बताऊंगी ना, आप भी एक पिक्चर सेट करिए अपने माइंड में एंड आपको क्या होगा, बहुत मज़ा भी आएगा और आपको स्टोरी भी लर्न हो जाएगी. चलिए, लिसन केयरफुली बिफोर यू रीड. हैव यू हर्ड ऑफ द विकिंग मिशन टू मार्स? आपने कभी सुना है विकिंग मिशन मार्स पे जो भेजा गया था? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, नासा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. विकिंग मिशन टू मार्स वॉज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट. इसमें क्या था कि 2 स्पेसक्राफ्ट थे, विकिंग 1 एंड विकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर. मतलब कि ऑर्बिटर का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ के आसपास चारों तरफ चक्कर लगाना, और लैंडर का मतलब हो गया लैंड कर देना. तो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ. अभी देखिए कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो क्या है? अर्थ है. एक मार्स जो प्लेनेट है जहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है लाइफ को शुरू करने की, कोई साइन है, वहाँ पर भी लाइफ को शुरू किया जा सकता है, वहाँ पर भी रह सकता है कि नहीं रहा जा सकता है. इसीलिए ये विकिंग मिशन जो है, यहाँ से स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं क्या करने के लिए? वहाँ से सॉइल, वहाँ के मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए. बिकॉज मिट्टी में ही क्या होता है, सारी मतलब कि जितनी प्लांटेशन होगा वो मिट्टी से ही होगा. वो उसकी मिट्टी में प्लांटेशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो रहने लायक है कि नहीं है, इसकी पिक्चर्स के लिए वहाँ पर भेजा जाता है. विकिंग 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. Viking 2 was launched on 9 September 1975 and enters Mars orbit on 7 August 1976. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible sign of life. अब ये सब चीज़ें क्यों की जा रही थी, तो पहले ही बता दिया है कि वहाँ पर साइंटिस्ट देखना चाहते हैं कि मार्स पर भी, जैसे हम लोग अर्थ पर रहते हैं वैसे ही मार्स पर भी रहा जा सकता है कि नहीं, वहाँ पर लाइफ स्टार्ट हो सकती है कि नहीं. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. अभी तक जो है वहाँ पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में देखे जाएं और वहाँ पे कोई लाइफ स्टार्ट करने जैसी कोई चीज़ देखी जाए. चलिए, ये तो है ऑल अबाउट कि नासा ने क्या किया. ठीक है, स्टोरी अब देखते हैं स्टोरी को. टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस. अभी देखिए यहाँ पर एक बॉय है जिसका नाम है टिल्लू, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में किसी मतलब प्लैनेट के सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड रह रहे हैं ये लोग, और आर्टिफिशियल कंडीशंस है, मतलब कि नेचुरल वहाँ की एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर सारा मशीन सिस्टम लगाया गया है, इसीलिए बोला जा रहा है आर्टिफिशियल कंडीशंस. तो जो ये टिल्लू है ये अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर रह रहा है. किस प्लेनेट पे है इसको यहाँ पर नहीं बताया गया है. टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द
सन एंड द स्टार्स। जो टिल्लू है वो क्या करता है, टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार। मीन्स कि टिल्लू ने कभी सन को डायरेक्टली नहीं देखा, स्टार्स को डायरेक्टली नहीं देखा, उसने सुना था और पढ़ा था बुक्स में। ही हैज़ नेवर सीन दैम, बट उसने कभी इनको देखा नहीं था। टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट। अब टिल्लू के जो फादर होते हैं वो जहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको वहाँ जाने के लिए एक सीक्रेट वे, एक रहस्यमयी रास्ते से जाना पड़ता है। अब टिल्लू को एक्साइटमेंट है पता करने का कि मेरे फादर कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं। ये बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट है। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। अब टिल्लू जो है वो अपनी मदर से कह रहा है कि हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, कि मदर जो है वो हमेशा बोल देती हैं इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना, कभी नहीं जाना, मुझे मना करती हैं। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन ये पापा जी रोज़ क्यों वहाँ से जाया करते हैं। बिकॉज दैट इज़ हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि मदर जो हैं वो टिल्लू को रिप्लाई करती हैं कि वो उनकी जॉब है, वो उनकी नौकरी है, इसलिए उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है। दैट वेज वॉज एन अंडरग्राउंड पासेज। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। अभी देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। वो एक रास्ता होता है, कैसा, अंडरग्राउंड रास्ता है, और टिल्लू के फादर जो हैं वो वहाँ से रोज़ काम पर उसी रास्ते से जाते हैं। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन से वो घर वापस आ जाते हैं। व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, मतलब कि अब बच्चे को बड़ा एक्साइटमेंट है जानने का कि व्हाट ले दैट एट दैट एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, मतलब फॉरबिडन रूट का मतलब इस रूट जिस पे मनाही है जाने की। फॉरबिडन मतलब मना करना, मना किया गया रूट जो है उस पे बाद में ये शुरू होता है, तब तो बच्चा देख पा रहा है, लेकिन बाद में क्या है इसके, कहाँ पापा जी जाते हैं, क्या काम करते हैं और क्यों इस रास्ते से मना किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक्ड टू नो। ठीक है, ये सिर्फ टिल्लू ही नहीं जानना चाहता है, लेकिन वहाँ जितने भी पड़ोसी होते हैं जो देखते हैं, ग्रेट मेजॉरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफ द कम्युनिटी, वहाँ के आसपास के जितने लोग हैं जो कि देखते हैं टिल्लू के फादर कहीं जॉब करने जाते हैं, वो सारे के सारे लोग जानना चाहते हैं इस रास्ते के बारे में और वो कौन सी जगह है जहाँ पे टिल्लू के फादर जाते हैं जॉब करने। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। अब टिल्लू के फादर उन सभी लोगों में से एक थे जिनको परमिशन थी उस रास्ते से जाने की। द अबव कन्वर्सेशन invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father। अब क्या होता है कि टिल्लू जब भी देखता है पापा जा रहे हैं उस रास्ते से तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो एंड फॉलो द फादर। अब क्या होता है, टिल्लू भी कहता है कि मैं भी पापा के साथ जाऊंगा, मैं भी देखूंगा कि क्या है, और मदर हमेशा यही उसको समझा देती हैं कि बेटा नहीं, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, आपको नहीं जाना है। तो टिल्लू के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। टिल्लू हाउएवर वॉज डिफरेंट। टिल्लूज फादर वॉज इंजॉइंग अ सिस्टर। सिस्टर का मतलब होता है दिन की जो नींद होती है, खाना लंच करने के बाद में जब हम सो जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, जिसको नैप भी बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, दिन की नींद ले रहे थे एट होम। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। जब पापा जी सो रहे थे तो टिल्लू ने क्या किया, फादर के पॉकेट से वो कार्ड निकाला जिस कार्ड से वो उस रास्ते पर जाते थे, उसको एंटर करके वही वाला कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड पापा का निकाला, और देन evading his watchful mother's eye, टिल्लू मेड हिज वे
टू द फॉरबिडन पासेस। अब क्या होता है कि बचते बचाते, मम्मी की वॉचफुल आइज से बचते बचाते, मम्मी की नज़रों से बचते बचाते टिल्लू वहाँ से निकल गया उस कार्ड को लेके। किधर की तरफ? फॉरबिडन पासेज, वो रास्ता जो कि मना था जाना। अ मेटल डोर बेयर्ड हिज एंट्री। अब क्या होता है, वहाँ का जो डोर होता है मेटल का, उसकी एंट्री को रोक लेता है, वो ओपन ही नहीं होता है। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। लेकिन टिल्लू ने बाहर तो देखा ही था कि पापा कैसे एंट्री करते हैं, वो इस कार्ड को इन करते हैं जिससे कि वो गेट खुल जाता है। तो टिल्लू डिड द सेम, ही डिड द सेम एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली। और वो जो डोर होते हैं एकदम साइलेंट, एकदम कोई आवाज़ नहीं आती है, बहुत आराम से वो डोर खुल जाता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया गया है। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम। अब वहाँ पर जब वो देखता है तो वहाँ पर एक बिल्कुल जगमगाता हुआ रास्ता उसको दिख जाता है और वो उस पर चलने लगता है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। अब क्या होता है, टिल्लू उस कार्ड को स्नैच यानी कि खींचते हुए, लेते हुए, क्योंकि टिल्लू ने इतनी एक्टिविटीज़ तो देखी थी पापा की कि पापा कार्ड इन करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर जाते हैं। तो टिल्लू डिड द सेम एंड ही स्टार्टेड मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड स्लॉप। ऊपर की तरफ टिल्लू बढ़ना शुरू कर देता है। फॉर द पैसेज लेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब क्या है कि जो टिल्लू है और उसकी फैमिली अंडरग्राउंड रह रही है, और अब टिल्लू किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्लॉप है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। और Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. अब देखिए, टिल्लू ने जो बुक्स में पढ़ा था, जो लोगों से सुना था कि सन और स्टार्स, तो टिल्लू अपने मन में सोचता है अगर दिन होगा तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? सूरज दिखाई पड़ेगा, सन दिखाई पड़ेगा, और अगर नाइट होगी तो स्टार्स दिखाई पड़ेंगे। बट अलास दैट वाजंट टू बी। लेकिन कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टिल्लू ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करना यानी कि किसी चीज़ को कम समझना। टिल्लू ने वहाँ की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे उसको बहुत ही कम समझा। उसे लगा कि मैं पापा का कार्ड लेके चला जाऊँगा एंड नोबडी वुड स्टॉप मी, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टिल्लू ने समझा तो ज़रूर था कि उसे कोई नहीं पकड़ेगा, बट invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder। जो अंदर जाता हुआ छोटा सा बच्चा है उसकी सारी फोटोग्राफ्स जो है सेंट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, वो कैमरे में कैप्चर हो जाता है। और जो वहाँ पे मशीन मैकेनिकल इनविजिबल डिवाइसेस लगी थी जिसको टिल्लू नहीं देख पा रहा था, वहाँ से उसकी फ़ोटोज़ सारी क्लिक होकर के ऑटोमेटिक चली जाती हैं उस ऑफिस में जहां उसके फादर काम करने जाते थे। तो सेंड हिज पिक्चर्स टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थॉरोली चेक्ड। अब देखिए, उसकी पिक्चर्स को चेक किया जाता है। इतना छोटा बच्चा यहाँ पर कैसे आ रहा है? बिकॉज नोबडी वॉज अलाउड देयर टू गो एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder। 10 कदम ही वो चल पाया था और तब तक एक स्ट्रांग हैंड उसके शोल्डर पर रखा जाता है, उसको पकड़ लेता है, हैवली उसको रोक लेता है, जेंटली बट फॉर्मली, मतलब बहुत पोलाइटली हैंड रखता है लेकिन कैसा होता है? फॉर्मली होता है, जिसको वो हटा नहीं पाता है। ही वॉज escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother। अब देखिए, फाइनली वो जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसमें से एक पर्सन उसको पकड़ लेता है और उसकी मदर के पास, और वो मदर कैसी हैं? एनॉक्सियस है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, एंग्री है, गुस्से में, कहाँ चला गया, कैसे चला गया।
तो एंग्री मदर के पास जाके छोड़ देता है। वाइल ही वॉज बीइंग स्कॉल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। अब देखिए उसकी मदर जो होती हैं वो उसको अच्छे से क्या कर रही हैं, स्कोल्ड कर रही हैं, डांट रही हैं, तुम कैसे चले गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काट लेकर के जाने की। तो वाइल ही वॉज बीइंग स्कॉल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। लेकिन उसे कहीं ना कहीं से उसे कोई बचाने आ जाता है, वो पर्सन जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि वो कभी बचाएगा भी। चलिए तो वो कौन है बताया जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, मतलब कि ये उसके फादर थे। मदर जब डांट रही थी उसके फादर ने बहुत पोलाइटली इस सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने बोला मदर से डार्लिंग बेटा रुको, मैं इस बच्चे को एक्सप्लेन करता हूँ। कोई बात नहीं, इस बच्चे को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज ही इज़ एक्साइटेड टू नो ऑल अबाउट कि वेयर आई गो फॉर वर्क, मैं काम करने कहाँ जाता हूँ। ये बच्चे का एक्साइटमेंट है, उसको डांटो नहीं। तो लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, फादर कहते हैं चलो मुझे एक्सप्लेन करने दो। सेट द फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, जो कि अब अपना सिस्टा यानी कि दिन की नींद लेकर उठ चुके थे। इफ़ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। फादर समझाते हैं कि उसको अननेसेसरी नहीं डांटो, जब उसको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, उसको सारी चीज़ें हम सही से बता देंगे तो वो आगे से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, फाइनली फादर जो हैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं बच्चे को कि वो कहाँ काम करते हैं और उस रास्ते पे जाना अलाउड क्यों नहीं है। लिसन टिल्लू, फादर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिसन, सुनो बेटा, आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ। अब इसके फादर जो होते हैं वो उस जगह के बारे में बताते हैं, कहते हैं हम लोग सरफेस पर काम करने जाते हैं, मैं सरफेस पे काम करता हूँ जहाँ पर ऑर्डिनरी यानी कि जो नॉर्मल कॉमन लोग होते हैं नॉर्मल कपड़ों में वहाँ पर नहीं जा सकते हैं और कैन नॉट सर्वाइव, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पर रह नहीं सकते हैं बिकॉज द एयर इज़ टू थिन, वहाँ की जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है एंड टू ब्रीथ, और उसको सांस लेने में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि एयर का ऑक्सीजन का लेवल वहाँ कम है। वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन है, दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, मतलब कि वहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पीपल जाएंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। अब बच्चा है, बच्चा कह रहा है कि डैडी आप तो जाते हो तो आप कैसे वहाँ सर्वाइव करते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है मैं सारी चीज़ों को अपनी बॉडी पर अप्लाई करके फिर वहाँ पर जाता हूँ, सारे इक्विपमेंट्स में लगा के जाता हूँ। इन अ स्पेशल सूट, मैंने कैसा सूट पहना होता है स्पेशल, विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि मुझे ऑक्सीजन का पूरा वहाँ पर इनफ क्वांटिटी भी उसमें मिलती है। आई कैन कीप वार्म and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface। और मेरे बूट्स यानी कि मेरे जूते भी कैसे हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके के बनाए गए हैं जो कि इतने कम टेम्परेचर में भी मुझे वॉक करने के लिए अलाउ करते हैं, मुझे कंफर्टेबल बनाते हैं। ठीक है, वॉट इज़ मोर आई हैव बीन ट्रेन्ड टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, और वहाँ पर जाने से पहले मुझे वहाँ की कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, मुझे ट्रेंड किया गया था। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally। फादर बताते हैं पुराने हिस्ट्री के बारे में, उस प्लेस के बारे में कि वहाँ पे पहले लोग जो हैं आराम से रहा करते थे। फोरफादर्स हमारे यानी कि जो जितने पूर्वज थे, एंसेस्टर्स हमारे जो थे वो नेचुरल रहा करते थे। बट अभी क्या हुआ ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। सो ऑल द स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।